हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। एग्जामपुर में आपका स्वागत है। सभी साथी हमारे आ जाएंगे और इस बेहतरीन सी एमटीएस की क्लास को ज्वाइन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इस एमटीएस की क्लास में हमारा जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो जीके जीएस है। और इस जीके जीएस ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें 25 प्रश्न होते हैं। लेकिन इस 25 प्रश्न के लिए एक बड़ा सिलेबस हमें तैयार करना होता है। इसमें हम लोग करेंट अफेयर पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके, और इसके साथ साथ कुछ और अन्य सामान्य ज्ञान के अन्य विषयों को भी हमें इसमें पढ़ना पड़ता है। तो हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि सर जीके जीएस हो जाए तो नैया पार लग जाएगी परीक्षा में। जीके जीएस में अगर हमने कर लिया तो सर हमारा फायदा हो जाएगा। हम हर बार जीके जीएस की वजह से पेपर में रह जाते हैं। तो हम लोगों ने एक साथ मिलकर संकल्प लिया है कि बेहतर और जबरदस्त करने का प्रयास करेंगे, बढ़िया करने का प्रयास करेंगे इस जीके जीएस की क्लास में। आप सब लोगों के साथ मिलकर मजा आने वाला है काफी सारा। और एक एक चीज को हम लोग विस्तार के साथ पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे और आपको याद भी होगा। ऐसा हमेशा हम लोग प्रयास करेंगे कि हर चीज आपको याद होती रहे, हर चीज पर आप लोग फोकस ध्यान से कर पाए। इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, जिसकी शुरुआत कल हमने कर दी है और जिसकी पीडीएफ भी मैंने आपको दे दी थी। हालांकि आपको पीडीएफ वो नहीं मिल पाई होगी, मुझे पता है, तो मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा कि ये पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाती हैं। चलिए जुड़ जाइए आप सभी साथी। हाँ, टॉपिक वाइज बाद में प्रैक्टिस। हाँ, तो पहले टॉपिक वाइज ही करा रहा हूं बेटा मैं, हमारा एक साथ चलता रहेगा। टॉपिक भी प्रैक्टिस भी, टॉपिक भी प्रैक्टिस भी, टॉपिक भी प्रैक्टिस भी। जबरदस्त तैयारी करनी है हमें, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे लेखपाल हो, सबके क्वेश्चंस की तैयारी। क्योंकि जीके जीएस तो एक ही बात होती है, जीके जीएस सबके कॉमन टॉपिक होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, अलग कुछ नहीं होता है ना। चलिए, तो जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। कल मैंने आपको भारत के प्रधानमंत्रियों में बता दिया था। भारत के प्रधानमंत्रियों में कल हम लोग बात कर चुके थे। किसकी बेटा? भारत के प्रधानमंत्रियों में बात कर चुके थे। मैंने कहा था कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और नेहरू जी के क्या रिकॉर्ड्स थे, नेहरू जी कब देश के प्रधानमंत्री बने, कब तक देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए क्या किया, है ना, कब इनको भारत रत्न प्राप्त हुए, सारी की सारी चीजें कल हमने देखी थी। बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से देखी थी। जो सवाल बन सकते और जो अब तक एसएससी में सवाल बने हैं नेहरू जी से, सब हमने फोकस कर लिए, है ना, सब हमने फोकस कर लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री, हालांकि गुलजारी लाल नंदा बताए जाते हैं, बताए क्या जाते हैं, बने थे वो कार्यवाहक, लेकिन उनकी अभी तक हमने बात नहीं की है, बाद में करेंगे। दूसरे प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल बहादुर शास्त्री, है ना। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? इसके बाद बनने वाले देश के प्रधानमंत्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री पर ही हमारी बातचीत चल रही थी। यहीं से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे लाल बहादुर शास्त्री को लेकर। सभी लोग जुड़ जाओ, एक बार क्लास को दबा के शेयर कर दो। शेयर मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो, नहीं। जो आपके साथ कल जिन्होंने क्लास ली थी, कम से कम उनको ये पता लग जाए कि सर की क्लास अब शुरू हो गई है। शेयर करने का ठेका मैंने आपको नहीं दिया है ना, क्योंकि जिसको पढ़ना होगा वो क्लास में अवश्य आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको क्लास के बारे में ही नहीं पता है, क्योंकि अभी शुरू हुई है क्लास, तो आज कल ही तो शुरू हुई है, आज दूसरा दिन है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि सर जीके जीएस की एमटीएस की क्लास भी एग्जामपुर पे चलती है। सुबह 10 बजे रीजनिंग की चलती है। अब मेरे तुरंत बाद मैथमेटिक्स की चलेगी, क्योंकि नया ही बैच कल से शुरू हुआ है ना। आप सब लोगों से एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को फोन में इंस्टॉल करो और हमारे प्रतिज्ञा बैच के साथ भी जुड़ जाएंगे। वहां भी जबरदस्त टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, सारे तथ्यों के साथ, सारी थ्योरी के साथ, पीडीएफ, नोट्स, क्विज सब के साथ। बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता कोर्स है। चलिए, तो लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं। ये कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये भी उत्तर प्रदेश के लाल थे, देश का नाम रोशन किया, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया, विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अक्सर एक बात कही जाती है कि ये जितने उदार स्वभाव के व्यक्ति थे, जितने नरम स्वभाव के व्यक्ति थे, शांत स्वभाव के व्यक्ति, उतने ही एग्रेसिव भी थे, उतने ही आक्रामक भी थे। जब ठान लिया कि पाकिस्तान को धूल चटानी है तो चटा के ही चैन लिया, हरा के ही दम लिया। तो बहुत आक्रामक भी थे और बहुत नरम स्वभाव के भी थे, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, ईमानदार छवि के व्यक्ति थे। लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम लोग जन्म की बात करें तो
उत्तर प्रदेश के बनारस में इनका जन्म हुआ। बनारस के पास एक जगह पड़ती है जिसे आप आज मुगल सराय के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? आज आप सभी लोग मुगल सराय के नाम से जानते हो। तो बनारस में एक जगह पड़ती है जिसे हम मुगल सराय के नाम से जानते हैं, और मुगल सराय में इन्होंने जन्म लिया, मुगल सराय में इनका जन्म हुआ। चलिए, तो लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो इनका कार्यकाल कल मैंने बताया था आप लोगों को कि इनका कार्यकाल शुरू होता है 9 जून। जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई तब देखा गया कि अब उनकी कुर्सी को कौन संभालेगा। लाल बहादुर शास्त्री लोकप्रिय नेता थे, जनता उनके पीछे थी, बड़ा प्यार करती थी जनता उनको, है ना, जनता उनके पीछे थी, बड़ा प्यार करती थी जनता उनको। तो ये तय किया कांग्रेस पार्टी ने कि अब अगले देश के हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री होंगे। कौन होंगे बेटा? देश के अगले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री होंगे। तो कार्यकाल के रूप में अगर हम लोग बात करें तो कार्यकाल इनका शुरू होता है 9 जून 1964 से लेकर देश के प्रधानमंत्री रहे 11 जनवरी 1966 तक। हाँ, यहीं पर थे हम लोग जब मैंने आपको बताया था कि इतना कम समय क्यों कार्यकाल था। देखो हुआ क्या था आपको मैं बता देता हूं। उससे पहले एक और चीज कि इनका जन्म कब हुआ था ये और लिख लो, फिर उसके बाद बताता हूं कि क्यों इनका इतना कार्यकाल कम था, है ना। जन्म की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, अर्थात जब गांधी जयंती होती है उसी दिन लाल बहादुर जी की भी जयंती होती है, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो इनका जन्म हुआ बेटा 2 अक्टूबर। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1904 1904 में इनका जन्म हुआ। 1904 में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। लगभग 18 महीने तक देश के, अर्थात 1.5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। केवल इतने सालों तक क्यों? मतलब इतने समय के लिए केवल क्यों? मैं बताता हूं आप लोगों को क्यों। देखो हुआ क्या था कि लाल बहादुर शास्त्री के समय ही 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। क्या हो गया? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। 1965 में ही क्या हो गया बेटा? भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, है ना। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। अब भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। अब पाकिस्तान का साथ देने के लिए अनेक देश खड़े हो गए दुनिया में, जैसे अमेरिका। अमेरिका करता क्या है कि पहले तो लोगों को भड़काता है कि हम आपके साथ हैं, आप युद्ध लड़ो, आप लड़ो कोई बात नहीं। ऐसा होता है ना, मोहल्ले में एक आदमी जो पहले तो गांव मोहल्ले के लोगों को भड़का देता है, फिर युद्ध में फंसा के और फिर भाग जाता है वहां से। अब अपना देखो तुम, अमेरिका की सेम हालत है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया और भारत के विरोध में खड़ा हो गया, ताकि पाकिस्तान को लगे कि पाकिस्तान बहुत मजबूत हो गया है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश, जॉर्डन जैसे देश पाकिस्तान के साथ आ गए 1965 के युद्ध में, भारत को डराने धमकाने के लिए, ताकि आराम से बर्बाद किया जा सके पाकिस्तान को। जैसे यूक्रेन को उसने युद्ध में धकेल दिया, सेम टू सेम पाकिस्तान के साथ भी कर दिया था उसने। तब भारत के साथ रसिया आ गया। जैसे ही भारत के साथ रसिया आया, है ना, जैसे ही भारत के साथ रसिया आया वैसे ही क्या हुआ? अमेरिका भाग खड़ा हुआ। अमेरिका डर गया फिर, और युद्ध में नहीं आया, फिर अमेरिका भाग खड़ा हुआ। और भारत ने बड़े अच्छे से धूल चटाई पाकिस्तान को, ढंग से तोड़ा पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में। तो इसी 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान की हार हुई और अमेरिका ने जब भारत को आंखें दिखाई, अमेरिका ने भारत के खिलाफ जब वक्तव्य बयान देने शुरू किए, उस समय एक और चीज थी कि भारत अमेरिका से गेहूं खरीदता था खाने के। मतलब हमारे यहां उतना गेहूं पैदा नहीं होता था क्योंकि तब तक हरित क्रांति भी नहीं आई थी। तो भारत अमेरिका से गेहूं खरीदता था। तो अमेरिका भारत को धमकाना चाह रहा कि आप इस युद्ध को बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा राशन पानी बंद कर देंगे, हम तुम्हारा जो गेहूं तुम्हें देते हैं वो बंद कर देंगे, गेहूं नहीं देंगे हम आपको। अमेरिका को लगा कि भारत गरीब देश है, भारत हमारी इस बात से डर जाएगा, क्योंकि उसे चिंता होगी कि फिर राशन कहां से आएगा, गेहूं कहां से आएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, अमेरिका इधर आ, ऐसे ही समझे हो क्या, फ्लावर समझे हो क्या, भारत है ये, फायर है फायर। और कहा कि अपने गेहूं रखो तुम अपने घर, अब यहां से गेहूं तुमसे नहीं चाहिए हमें। और फिर भारत के प्रधानमंत्री जो इतने सबको लगते थे कि बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं,
और दुनिया सोच रही थी कि अमेरिका पाकिस्तान के सामने ये व्यक्ति झुक जाएगा। कहा अमेरिका चलो तुम निकलो यहां से, पाकिस्तान को हरा चुके थे और उसी समय क्योंकि भारत युद्ध में भी इंगेज था, युद्ध लड़ रहा था, अब लाल बहादुर शास्त्री को लगा कि देश के सैनिक तो युद्ध लड़ ही रहे हैं, देश के सैनिक तो मुकाबला कर ही रहे पाकिस्तान का, अब देश के किसानों के लड़ने का भी समय आ गया है, क्योंकि अब देश के किसानों को भी देश के लोगों का पेट भरना है, अन्न इतना उपजाना है, इतनी मेहनत करनी है खेतों में कि देश के पूरी जनता का पेट भर जाए, क्योंकि अब हम अमेरिका से गेहूं मांगने नहीं जाएंगे। तो उसी समय इसी 1965 के युद्ध में, उसी समय इसी 1965 के युद्ध में मेरे भाई क्या कर दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्या कर दिया था, जय जवान जय किसान का नारा। ये कई बार पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो याद रखिए जय जवान जय किसान का जो हमारा नारा था, क्या था, जय जवान जय किसान का नारा था, वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 के युद्ध में दिया था। क्यों, क्योंकि जब अमेरिका ने धमकी दे दी तो अमेरिका की धमकी को लाल बहादुर शास्त्री ने सहन नहीं किया, उसे भगा दिया, भाग यहां से, हमारे किसान है ना, हम तुमसे क्यों गेहूं लेंगे। और भारत के किसानों को मोटिवेट किया, जवानों को मोटिवेट किया। तो ये 1965 के युद्ध में ही ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे। और सुनो इधर, आज की तरह नहीं कि कहना कुछ और किया कुछ और, बड़ी बड़ी बातें कर दो। लाल बहादुर शास्त्री ने इसको अपने आप पर भी इंप्लीमेंट किया। उसी दिन अपने रसोइये को, जो उनका खाना बनाता था, उसे बुलाया और शास्त्री जी ने उससे कहा कि सुनो, अब ना हमें देश का राशन बचाना है, अमेरिका के सामने झुकना नहीं है, अब हमें बचत करनी पड़ेगी। जब तक हमारे किसान आत्मनिर्भर नहीं बन जाते, जब तक किसान उन्नति नहीं कर जाते, तब तक हमें अपने राशन को बचा के चलना पड़ेगा। और सुनो इधर, तुम अब से मेरे सिर्फ एक टाइम का खाना बनाओगे, मैं दोनों टाइम खाना नहीं खाऊंगा। और देश की जनता से भी उन्होंने आह्वान किया कि सप्ताह में कम से कम एक दिन का उपवास रखिए। ये लाल बहादुर शास्त्री कह रहे हैं देश की जनता से कि सप्ताह में कम से कम एक दिन का उपवास रखिए, अर्थात कम से कम एक दिन व्रत रहिए, एक दिन व्रत रहिए। आ रही बात समझ में, ये लाल बहादुर शास्त्री कह रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि जय जवान जय किसान का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई, क्योंकि अब भारत को गेहूं की जरूरत थी, अब भारत को चावल की जरूरत थी, मतलब अब भारत को अनाज की जरूरत थी। अमेरिका से तो हमने लिया नहीं, अब मना ही कर दिया, हमने भगा दिया उनको। अमेरिका को लग रहा था कि गेहूं, हम जब बात गेहूं की आएगी तो हमारे सामने झुक जाएंगे, ये हाथ पैर जोड़ेंगे कि नहीं भाई दे दो दे दो। भारत कहां झुकने वाला था। तो हरित क्रांति की शुरुआत भी इन्हीं के समय हुई, अर्थात इन्होंने ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई। फिर हुआ क्या कि जब पाकिस्तान हार चुका युद्ध में, अब पाकिस्तान अपनी जान की भीख मांग रहा भारत से, कह रहा भाई अब माफ कर दो, गलती से तुम्हारे साथ युद्ध हो गया, हमें तो लगा था कि आसानी से ही सब कुछ हो जाएगा। तो फिर रूस ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेशन, और रूस ने कहा पाकिस्तान से कि भाई माफी मांग लो तुम भारत से, तभी तुम बच पाओगे। अब पाकिस्तान ने कहा ठीक है माफी मांग लेते, अब करना क्या है। तो रूस ने कहा कि तुम हमारे यहां आ जाओ, हम भारत के प्रधानमंत्री को भी बुला लेंगे और बैठ के बातचीत करवा देंगे तुम्हारी, चुपचाप से अपना काम धंधा करो, तुम कहां भारत से टकराने चले हो, जो काम है वही करो तुम अपना। तो कहा ठीक है। अब हुआ क्या था कि इसी युद्ध के सिलसिले में हमारे शास्त्री जी, है ना, ध्यान से समझना मेरी इस बात को, इसी युद्ध के सिलसिले में हमारे शास्त्री जी, है ना, हमारे शास्त्री जी इसी युद्ध के सिलसिले में पाकिस्तान के साथ शांति समझौता करने ताशकंद में गए हुए थे। ताशकंद उस समय रूस का हिस्सा था, हालांकि अब तो रूस का डिवीजन हो चुका है, विभाजित हो चुका है कई सारे देशों में, जैसे यूक्रेन भी पहले इसी का हिस्सा था रूस का, बहुत सारे देश बन चुके हैं अब। लेकिन ये बात 1966 की, और रूस का विभाजन हुआ 1991 में, है ना। तो 11 जनवरी का वो दिन था जब भारत के प्रधानमंत्री 11 जनवरी 1966 को, है ना, जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी रूस में थे, वहां पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी थे। था क्या कि भाई समझौता करने गए थे, पाकिस्तान को माफी देने गए थे कि चलो कोई बात नहीं, तुम बेटा तो हो भारत के ही हो, हिंदुस्तान के, वहां पे वही हिंदुस्तान तो तुम्हारा, समझ जाओगे धीरे धीरे, और तुम फिर नहीं लड़ोगे, अभी तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम ज्यादा अभी गर्मी है, धीरे धीरे शांत हो जाएगी। तो हुआ क्या था कि दुर्भाग्य से यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक क्लियर नहीं है। कोई कहता है कि हार्ट अटैक हुआ,
कोई कहता है संदिग्ध परिस्थितियां थी, अलग अलग चीजें उस पर थ्योरी चलती हैं, हालांकि उसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। तो यहीं पर, कहां पर, ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में, ये ताशकंद उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था, अर्थात रूस का हिस्सा था, है ना, सोवियत संघ का हिस्सा था, अर्थात रूस का शहर था। ताशकंद में, है ना, संदेहास्पद परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री, ये हेडिंग लिखना, ये सवाल पूछा गया है कि भारत के वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी भारत के बाहर मृत्यु हुई। तो भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री, है ना, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री, ध्यान से समझिए, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री, है ना बेटा, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी भारत के बाहर मृत्यु हुई, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी भारत के बाहर मृत्यु हुई, जिनकी भारत के बाहर, है ना, भारत के बाहर मृत्यु हुई। कुछ लोग इसमें कॉन्स्पिरेसी बताते हैं कि कुछ कॉन्स्पिरेसी था, शास्त्री जी के खिलाफ षड्यंत्र था, है ना। तो भारत के बाहर मृत्यु हुई, भारत के बाहर क्या हुई बेटा, मृत्यु हुई, इस बात को आप लोग समझिए। तो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी भारत के बाहर मृत्यु हुई। तो इसीलिए कहते हैं कि बस 18 महीने ही देश के प्रधानमंत्री के पद पर रह पाए, नहीं तो लंबा कार्यकाल होता, लंबे समय तक देश का नेतृत्व करते, देश के लीडर रहते। आप पूछोगे सर किस पार्टी से थे, तो दल की बात करें, अगर इनकी पार्टी की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी की पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्थात कांग्रेस के नेता थे। कौन थे बेटा, ये कांग्रेस के नेता थे, है ना। अब नया सवाल बनता है कि लाल बहादुर शास्त्री की लोकसभा सीट कौन सी थी, कहां से ये चुनाव लड़ते थे, कहां से ये चुनाव लड़ते थे। तो मोदी जी की लोकसभा सीट कौन सी है, हाँ जी, मोदी जी की लोकसभा सीट कौन सी। हाँ, मुझे आपकी कमेंट्स भी दिख रही हैं, आप परेशान मत होइए, जबरदस्त पढ़ेंगे और एमटीएस में विजय हासिल करेंगे, और इस बार ही करेंगे, इस बार विजय हासिल करनी है एमटीएस में, चाहे जो हो जाए, संकल्प ले लो बस आप इस बात का। चलिए, है ना। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कांग्रेस पार्टी के। अगर पूछा जाए कि आपके जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इनकी लोकसभा सीट कौन सी थी बेटा, लोकसभा सीट थी इनकी वाराणसी। मतलब जिस सीट से मोदी जी आज चुनाव लड़ रहे हैं, उसी सीट से आपके लाल बहादुर शास्त्री चुनाव लड़ते थे। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री चुनाव लड़ते थे और सांसद बने थे। कोई समस्या यहां तक किसी भी प्रकार की नहीं है ना, कैसी भी समस्या नहीं है। चलिए, कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये क्लास YouTube पर ही चलेगा, क्यों परेशान हो रहे हो, YouTube पर ही चल रहा है। चलिए, तो वाराणसी सीट से चुनाव लड़ते थे। भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी भारत के बाहर मृत्यु हुई। कोई अब यहां से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए सारी चीजें, फिर अगले प्रधानमंत्री पर आ जाते हैं। अगले प्रधानमंत्री पर आ जाते। चलिए, मैं अगले प्रधानमंत्री पर आ जाता हूं। अगले, जब इनकी मृत्यु हो गई, है ना, जब इनकी मृत्यु हो गई और भारत के बाहर मृत्यु हुई थी भैया। जब देश के प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु हो जाए तो देश में राजनीतिक संकट माना जाता है ना। जैसे मान लो किसी परिवार में, उस परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाए तो परिवार बिखर जाता है। अगर कोई संभाल ले उसे तो संभल जाता है, अगर कोई ध्यान न दे उस परिवार पर तो बिखर जाता है वो परिवार। वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की जैसे ही मृत्यु हुई, राष्ट्रपति एक्टिव हो गए तुरंत। एक तो युद्ध का समय था, एक्टिव होना जरूरी था, लीडर तो होना चाहिए, तो राष्ट्रपति एक्टिव हो गए और राष्ट्रपति ने तुरंत फिर से गुलजारी लाल नंदा को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कहा कि फिर से संभालो आप देश को, कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए क्योंकि अभी संकट का समय है देश पे, फिर से संभालो। और गुलजारी लाल नंदा को फिर से यहां प्रधानमंत्री बना दिया। एक बार पहले भी बना दिया था, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ध्यान से समझिए, एक एक चीज क्लियर। कार्यवाहक प्रधानमंत्री इनको फिर से बना दिया। कब बनाया, जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, 11 जनवरी 1966 से लेकर, है ना, 24 जनवरी 1966 तक, मतलब लगभग 14 दिन के प्रधानमंत्री फिर से बना दिए गए।
और इतने समय में क्या कर लिया, इस 14 दिन में कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि हमारा अगला प्रधानमंत्री बेटा कौन होगा। और अगले प्रधानमंत्री बनते हैं कौन, अगले प्रधानमंत्री, अब इसको मिटाऊंगा मैं यहां से, अगले प्रधानमंत्री बनती हैं देश की इंदिरा गांधी, है ना। इंदिरा गांधी जी देश की अगली प्रधानमंत्री बनती हैं, अगली प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंदिरा गांधी जी काफी लोकप्रिय नेता रही हैं देश में, बहुत फेवरेट रही हैं देश में, है ना। इनके बारे में अब हम लोग समझना शुरू करते हैं और इनसे ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं इंदिरा गांधी से संबंधित, ढेर सारे सवाल। आ रही बात समझ, ढेर सारे सवाल इंदिरा गांधी से संबंधित पूछे जाते हैं हमारे परीक्षा में। आ रही बात समझ में। इंदिरा गांधी जी के जन्म की अगर हम लोग बात करें, आप सब जानते हैं कि नेहरू जी की पुत्री थी, जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को। कब हुआ था बेटा, इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ 19 नवंबर 1917 को, है ना। 19 नवंबर 1917 को, 1917 को इनका जन्म हुआ। आ रही बात समझ। और देश की प्रधानमंत्री कब बनी, और देश की प्रधानमंत्री बनी, कई बारी बनी थी, मैं समझाऊंगा एक एक करके। पहली बार बनी थी देश की प्रधानमंत्री 24 जनवरी 1966 को, है ना। 24 जनवरी 1966 को पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तो इंदिरा गांधी जी देश की अगली पीएम। देखो यहां से ध्यान से समझना, 1917 में जन्म हुआ, 1966 में पीएम बन गई, मतलब 49 वर्ष की उम्र में, बहुत युवा थी, तेज तर्रार थी। ध्यान से समझना, तेज तर्रार जब ये प्रधानमंत्री बनी थी तब नहीं थी। मैं बताऊंगा आपको, एक प्रसंग इनके बारे में सुनाऊंगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई, है ना, तो कांग्रेस के लीडर या कांग्रेस के जो प्रमुख थे, उसमें कहते हैं कि दक्षिण भारत के नेता थे उस समय के कामराज, निजलिंगप्पा, नीलम संजीवा रेड्डी, कांग्रेस में इन लोगों का प्रभाव ज्यादा था, कांग्रेस पर पकड़ इन लोगों की ज्यादा थी। निजलिंगप्पा उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब हमारी पार्टी का कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन व्यक्ति, ये तो पार्टी तय करती है ना। जैसे बीजेपी ने तय किया है कि मोदी जी हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी तरफ से वही होंगे। तो जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई तो उस समय एक बड़े लीडर थे मोरारजी देसाई। सब लोग सोच रहे थे कि अब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, क्योंकि सबसे योग्य, सबसे बुजुर्ग, सम्माननीय और सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता वही थे। लेकिन कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी उनको ये लगा कि अगर मोरारजी देसाई को हम देश का पीएम बना देते हैं तो हमारी गिनती नहीं होगी, हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। फिर क्यों, क्योंकि मोरारजी देसाई बहुत योग्य व्यक्ति हैं, लोकप्रिय हैं। मोरारजी देसाई अपने तरह से अपने हिसाब से सरकार को चलाएंगे, जिसमें हमें कोई नहीं पूछेगा। तो एक ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाओ जिस व्यक्ति पर हमारी पकड़ मजबूत रहे। ये कौन सोच रहा है, कांग्रेस के जो टॉप लीडर थे, निजलिंगप्पा, के कामराज, नीलम संजीवा रेड्डी, ये सब लोग बैठ के सोच रहे। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को इस काम के लिए चुना, क्योंकि इंदिरा गांधी को उस समय कुछ लोग तो गूंगी गुड़िया कहते थे। बहुत, ये भी बहुत शुरुआत में बहुत शांत स्वभाव की थी, बाद में दिखाया 49 साल की थी, राजनीतिक अनुभव हालांकि बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन मंत्री उससे पहले रह चुकी थी, शास्त्री जी की सरकार में मंत्री रही थी। तो देश की पीएम बना दी। कांग्रेस के लोगों को, लीडर्स जो बड़े बड़े थे, उनको लगा कि इंदिरा गांधी जी कुछ भी देश में करेंगी हमसे पूछ के करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 24 जनवरी 1966 को देश की पीएम बन गई। 1966 से लेकर 1977 तक, मार्च 1977 तक लगातार देश की प्रधानमंत्री रही, है ना। मार्च 1977 तक लगातार देश की, कितने साल, 11 सालों तक देश की प्रधानमंत्री, 11 सालों तक देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी। आ रही बात समझ में आप लोगों को। 1977 में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, उसके कई सारे रीजंस थे, उस पर भी आएंगे।
1980 में फिर से चुनाव हुए और इस बार इंदिरा गांधी जी जीत गई, है ना। जनवरी 1980 में ये फिर से देश की प्रधानमंत्री बन गई। जनवरी 1980 में फिर से ये देश की प्रधानमंत्री बन गई इंदिरा गांधी जी, है ना। जनवरी 1980 में फिर से देश की प्रधानमंत्री बन गई और 1984 31 अक्टूबर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रही। 31 अक्टूबर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रही, है ना। अर्थात 5 साल फिर से रही। 2-3 महीने कम थे, 5 साल में 2 महीने कम थे, बस 5 साल फिर रही। इधर 11 साल देश की पीएम रह चुकी हैं, 5 साल इधर देश की पीएम रह चुकी इंदिरा गांधी। मतलब कहने का यह है कि इंदिरा गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगभग 16 वर्ष तक काम किया, है ना। कुछ एक दिन कम थे, लगभग 16 वर्ष तक काम किया, जबकि नेहरू जी ने लगभग 17 वर्षों तक, 16 साल 282 दिन, लगभग 17 वर्षों तक नेहरू जी ने, 16 सालों तक इन्होंने, आ रही बात समझ में, 16 वर्षों तक इन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सर्वाधिक लंबा कार्यक्रम, तो पहले डालो, है ना, दूसरा सर्वाधिक, सेकंड लॉन्गेस्ट कार्यकाल था इनका। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? नेहरू जी का। दूसरा सबसे लंबा इंदिरा गांधी जी का, और आज भी यही दोनों टॉप पर हैं। हो सकता है मोदी जी इनका रिकॉर्ड तोड़ दें, लेकिन अभी तो वो बात अलग है। अभी तो मोदी जी 10 साल पूरी करेंगे, फिर हो सकता है 2024 में जीते या न जीते, कौन जानता है। लेकिन ये तो 16 सालों तक देश की पीएम रही, अगर जीत भी गई तो 15 साल हो पाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? सेकंड लॉन्गेस्ट कार्यक्रम, अर्थात दूसरा सबसे लंबे समय तक पद पर रही। सबसे ज्यादा लंबे समय तक पद पर रही कौन? जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी, है ना। सर्वाधिक समय तक पीएम, दूसरा सर्वाधिक समय तक देश की प्रधानमंत्री, है ना, समय तक देश की प्रधानमंत्री रही, देश की पीएम रही, है ना, देश की पीएम। प्रधानमंत्री के रूप में 4 बार शपथ ली इन्होंने। नेहरू जी ने भी 4 बार ली थी, 47, 52, 57, 62, और इन्होंने भी 66 में, फिर 67 में चुनाव हुए, फिर 71 में, और फिर 80 में। इन्होंने भी 4 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, है ना। देश की पहली प्रधानमंत्री, जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तब राज्यसभा की सदस्य थी। मतलब 1966 में, आप लोगों के हमेशा मन में डाउट रहता है कि क्या कोई सर ऐसा व्यक्ति देश का पीएम बन सकता है जो राज्यसभा का सदस्य हो। तो इंदिरा गांधी जी जब 1966 में देश की पीएम बनी तो राज्यसभा की ही सदस्य थी, है ना। अर्थात 1966 में राज्यसभा की सदस्य थी, है ना। राज्यसभा की सदस्य थी बेटा, राज्यसभा की सदस्य थी। आ रही बात समझ में आप लोगों को? आ रही है? चलिए अब लिखते जाओ क्या क्या किया देश में इन्होंने, है ना, क्या क्या किया इन्होंने देश में। भारत में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया। पूछा जाता है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, है ना। किसका? भारत में 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया। सवाल पूछा जाता है कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया या कौन से प्रधानमंत्री ने किया, लिख लो, है ना। 1969 में ही, 15 अगस्त 1969 में ही इन्हीं के शासनकाल में देश में इसरो की स्थापना की गई थी, है ना। इसरो जानते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना की। इसरो की स्थापना इन्होंने इन्हीं के कार्यकाल में की गई। आ रही बात समझ में आप लोगों को? आ रही है बात समझ में, है ना। देश 1971 में, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े इन्होंने किए। अर्थात 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का नेतृत्व किया, है ना। भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा, है ना, भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा और भारत को जीत दिलाई 1971 में।
है ना। एक सवाल और पूछा जाता है, 1971 के चुनाव में ही इन्होंने भारत से गरीबी हटाओ का नारा दिया। भारत से क्या दिया? भारत से गरीबी हटाओ का नारा दिया। क्या दिया बेटा? गरीबी हटाओ का नारा दिया। इन्होंने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी जी ने 1971 के चुनाव में दिया। इलेक्शंस में 1971 के इलेक्शन में इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। आ रही बात समझ में आप लोगों को? आ रही है? एक एक बात समझो, और अगर परीक्षा में आप लोग मतलब एक विद्वान की तरह न बैठे हो तो कहना। जबरदस्त मजा आने वाला है इस बार, बढ़िया से। समझ रहे हो बात को? हाँ जी, हाँ जी। 1974 में 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से भारत का पहला परमाणु परीक्षण इन्हीं के शासनकाल में किया गया। दूसरा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर। अर्थात भारत को परमाणु शक्ति इंदिरा गांधी जी ने बनाया, है ना। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा छाया नाम रखा था इस परमाणु परीक्षण का, स्माइलिंग बुद्धा, है ना। स्माइलिंग बुद्धा, ये सवाल भी एसएससी में पूछा जा चुका है कि 1974 का जो परमाणु कार्यक्रम था उसका नाम क्या था। ऐसे सवालों को भी हमें करना पड़ेगा, ये पूछा जा चुका है आपके एसएससी में। तो स्माइलिंग बुद्धा नाम से राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, है ना। स्माइलिंग बुद्धा नाम से राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और देश को परमाणु संपन्न शक्ति बनाया, है ना। पोखरण में परमाणु परीक्षण इन्हीं के शासन काल में किया गया। परमाणु परीक्षण इन्हीं के शासन काल में किया गया। किसके शासन काल में बेटा? इंदिरा गांधी जी के शासन काल। देश में हरित क्रांति 1966-67 में देश में हरित क्रांति, देखो शुरुआत मैंने क्या कहा, लाल बहादुर शास्त्री ने ही इसको इनिशिएट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब देश को गेहूं की जरूरत है, देश को अनाजों की जरूरत है, खाद्यान्न की जरूरत है, हमें अमेरिका से न मांगने पड़े। लेकिन उनकी तब तक मृत्यु हो गई। तो बड़ा कुशलता से, बड़ा निपुणता से इस हरित क्रांति के ऑपरेशन को संभाला इंदिरा गांधी जी ने, है ना। समझ रहे हो बात को? हरित क्रांति को संभाला इंदिरा गांधी जी ने, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। हरित क्रांति को किसने संभाला? इंदिरा गांधी जी ने। एक और इंदिरा गांधी जी के बारे में एक हमेशा भ्रम फैलाया जाता है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए। एक और भ्रम फैलाया जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने एक मुस्लिम से शादी कर ली, फिरोज से, वो मुस्लिम थे। तो फिर राहुल गांधी को ये कह के आप ट्विटर पे देखो, इंस्टा पे देखो, फेसबुक, आप लोग ना इन चीजों से दूर रहा करो, जो कर रहे हैं उनको करने दिया करो। कि राहुल गांधी तो मुसलमान हैं, इनकी दादी ने मुसलमान से, ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने जिससे शादी की वो फिरोज थे। फिरोज वो पारसी थे, मुसलमान नहीं थे, पारसी थे। जैसे स्मृति ईरानी जी ने शादी एक पारसी जुबीन ईरानी नाम के एक व्यक्ति से किया, तो ये वो पारसी थे, मुसलमान नहीं थे। हमारे देश में तो सभी धर्म के लोग रहते हैं ना, तो जैसे सिख लोग हैं, हमारे सिख भाई हैं, जैसे बौद्ध होते हैं हमारे, जैसे जैन धर्म के लोग होते हैं, वैसे ही पारसी भी होते हैं। उनसे शादी की, और तब तक वो गांधी नहीं थे फिरोज। गांधी जी ने, है ना, महात्मा गांधी जी ने जब उनकी शादी हुई थी उसी समय उनको अपना सरनेम दिया था गांधी, तो फिरोज गांधी हो गए। अब इंदिरा जो पहले नेहरू थी, अर्थात नेहरू जी की पुत्री थी, तो उनका नाम सरनेम नेहरू था। अब उन्होंने फिर बदल के अपना गांधी कर लिया। उनके पुत्र राजीव गांधी, संजय गांधी, उन्होंने गांधी सरनेम को फॉलो किया, क्योंकि उनके पिता का नाम सरनेम भी गांधी था, फिरोज गांधी का। अब उनके राजीव गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी, है ना। तो आप ना फालतू की चीजों में मत फंसा करो। आप हमेशा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? अभी क्या बताया मैंने? ऐसे पढ़ोगे आप, हाँ ऐसे पढ़ोगे आप, हाँ, कि कह रहे हैं जय जवान जय किसान का नारा कैसे? लक्ष्मण, ऐसे पढ़ोगे। अभी तो बेटा बताया था सारी चीजें।
चलिए, तो 1966-67 में हरित क्रांति को बखूबी जमीन पर उतारा किसने? इंदिरा गांधी जी ने, है ना, हरित क्रांति को। हालांकि इनके साथ कई विवाद भी जुड़े हैं, जैसे कि 1975 का भारत में आपातकाल इन्हीं के द्वारा लगाया गया। 1975 का भारत में इमरजेंसी इन्हीं के द्वारा लगाई गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं इनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। पहले जब प्रधानमंत्री बनी थी तब तो ये राज्यसभा की सांसद हुआ करती थी, राज्यसभा। लेकिन जब दूसरी बार 1967 में देश की पीएम बनी और 71 में देश की पीएम बनी तो लोकसभा की सांसद बन गई। किसकी बन गई बेटा? लोकसभा की सांसद बन गई इंदिरा गांधी जी। इस बात को आप लोग याद रखना, है ना, लोकसभा की सांसद बन गई इंदिरा गांधी जी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आ रही बात समझ में? अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर ये लोकसभा की सांसद तो बन गई, लेकिन ये कहां से चुनाव लड़ती थी, अर्थात किस राज्य से लोकसभा की सांसद थी इंदिरा गांधी जी? तो अगर इंदिरा गांधी जी की बात हम लोग करें तो भारत के उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से सांसद हुआ करती थी, रायबरेली सीट से चुनाव लड़ती थी, है ना, उत्तर प्रदेश से। आज जहां से सोनिया गांधी सांसद है, अर्थात इसी रायबरेली से इंदिरा गांधी जी देश सांसद थी लोकसभा के। अब आप एक बात ध्यान से समझो, जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, वो भी उत्तर प्रदेश से। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री, वो भी उत्तर प्रदेश से थे। इंदिरा गांधी जी देश की तीसरी प्रधानमंत्री, वो भी उत्तर प्रदेश से थी, है ना। चलिए, यहां तक बात को समझ गए। अब हम आ जाते हैं भारत रत्न इनको दिया गया। आप में से कोई बता सकता है कि इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न कौन सी साल दिया गया? कौन सी वर्ष इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आप में से कोई बता सकता है? हाँ जी भाई, इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न कौन सी साल दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पूछा जा सकता है। हाँ जी भैया, कोई बताएगा? 1982 नहीं, 1982 नहीं, 1982 नहीं, 1995 भी नहीं, 1971 में, 1971 में, है ना। तो भारत रत्न की बात करें तो 1971 में इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न दिया गया। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इस तरीके से भी अगर सवाल पूछा जाए कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। और देखो, और भी कई चीज बताता हूं मैं आपको, है ना। भारत की गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला था, भारत की गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला था। 1980 से 82 तक गृह मंत्रालय इन्हीं के पास था, लेकिन उस समय ये पीएम थी तो इनको भारत का पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं माना जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि निर्मला सीतारमन देश की पहली वित्त मंत्री हैं, महिला, देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, या देश की पहली महिला रक्षा मंत्री पिछली बार थी। तो पूर्णकालिक रूप से देखा जाए तो निर्मला सीतारमन है, लेकिन इन मंत्रालयों को पहले एक महिला संभाल चुकी थी। कौन? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी 1980 से लेकर 1982 तक प्रधानमंत्री रहते हुए गृह मंत्रालय संभाल चुकी थी। इंदिरा गांधी जी देश का रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, है ना, देश की रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए 1980 से 1982 तक वो देश का ना ना, यहाँ पे ना एक गड़बड़ ये हो गया कि 1970 में इन्होंने स्वयं को गृह मंत्री बनाया था, है ना। 1970 में इन्होंने अब स्वयं को गृह मंत्री बनाया और 1970 से 75 तक, 1970 से 75 तक देश की गृह मंत्री रही। 1970 से 75 रक्षा मंत्री 1980 से 1982 तक रक्षा मंत्री भी रही देश की। न केवल रक्षा मंत्री बल्कि देश की विदेश मंत्री भी रही 1984 से 1984, मतलब कुछ एक मार्च से लेकर अक्टूबर तक, है ना। तो देश की विदेश मंत्री भी रही, देश की विदेश मंत्री भी रही, है ना। 1984 में, 1984 में ये देश की विदेश मंत्री भी थी। इस बात को आप लोग याद रखिए। आ रही बात समझ में आप लोगों को?
अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये सवाल इंदिरा गांधी जी से संबंधित पूछे जाते हैं। मैं जब इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो जितने सवाल एसएससी में पूछे गए हैं इन लोगों से संबंधित सारे करा दूंगा। चलिए अब अगला आप लोग डाल लेंगे सभी साथी हमारे। हाँ, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बारे में और डिस्कशन कर लें। देखो मृत्यु कैसे हुई। मृत्यु इनकी हुई थी कब? 31 अक्टूबर, जब ये प्रधानमंत्री थी, है ना। 31 अक्टूबर 1984, 1984, है ना। इनके जन्म दिवस को भारत में, हालांकि इनकी वजह से नहीं, इस बात को याद रखना, लेकिन इसी दिन भारत में एकता दिवस होता है, इंटीग्रिटी डे। क्यों होता है? क्योंकि 31 अक्टूबर को भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है, इसीलिए उनके जन्म दिवस को हम लोग एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी दिन इनकी मृत्यु हुई, जिस दिन भारत का एकता दिवस था, भारत का इंटीग्रिटी डे था, उसी दिन इनकी मृत्यु हुई। 31 अक्टूबर को मृत्यु नहीं हुई थी, हत्या हुई थी। कैसे? मैं बताता हूं। देखो पंजाब में इन्होंने एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। पंजाब में इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था कि उस समय 1984 के समय में पंजाब में बहुत अराजकता फैल गई थी, पंजाब में बहुत युद्ध हो रहे थे, पंजाब में हमले हो रहे थे सरकारी अधिकारियों पर, नेताओं पर। पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। आप जर्नैल सिंह भिंडरावाले का नाम जानते होंगे। मतलब पंजाब में एक गुट था जिसको खालिस्तान कहते थे। खालिस्तान एक अलग देश की मांग कर रहा था उस समय। खालिस्तान एक अलग देश की मांग कर रहा, भारत से अलग। अब भारत से अलग तो कोई राज्य किया नहीं जा सकता, ऐसा तो है नहीं कि भारत के अंदर आप एक अलग देश बना दोगे। ऐसी कोई अगर डिमांड करेगा व्यक्ति, उसको तो जेल में डाल दिया जाएगा भाई। बिल्कुल डालना चाहिए। जो व्यक्ति भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता के खिलाफ काम करेगा तो उसकी जगह जेल होनी चाहिए। तो ऐसे करके पंजाब में एक बड़ा गुट तैयार हो गया जो भारत के एक हिस्से को भारत से अलग करना चाह रहा था। इसी गुट ने एक बार क्या किया, जो अमृतसर का पवित्र स्वर्ण मंदिर है उस पर कब्जा कर लिया। अब उस स्वर्ण मंदिर को तो मुक्त कराना था ना, तो इंदिरा गांधी जी ने देश की सेना को स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करा दिया। वहां पर गोलियां चली, वहां पर कई लोगों की जानें गई, जिससे भारत का सिख समुदाय, भारत के सिख कम्युनिटी के लोग इंदिरा गांधी जी से नाराज हो गए कि आपने हमारे पवित्र धार्मिक स्थल में आर्मी को क्यों घुसा दिया, युद्ध का मैदान बना दिया आपने उसको। इसीलिए इंदिरा गांधी जी के जो अंगरक्षक थे, जो बॉडीगार्ड थे, कौन थे बेटा? जो अंगरक्षक, जो बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी जी के, बेअंत सिंह और केहर सिंह, इन बॉडीगार्ड्स ने ही इंदिरा गांधी जी पर गोलियां चला दी। लगभग 28 गोलियां उनके शरीर में मारी। 1984, 31 अक्टूबर 1984 सुबह की बात है, सुबह 8, साढ़े 8 बजे की बात है। 28 गोलियां उनके शरीर में मारी। तो ऐसे करके इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई। तो देश के एक ऐसी प्रधानमंत्री, है ना, देश की एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए हत्या हुई। बहुत बड़ी बात है किसी देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाए। तो पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी जी की बेटा क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। चलिए अब यहां तक बात समझ चुके हैं। अब हुआ क्या था, इनका कार्यकाल दो पार्ट्स में बटा है, 1966 से 77, 77 से 80 तक फिर कोई और रहा, 80 के बाद फिर 84 तक। अब 77 से 80 के बीच की बात करते हैं कि कौन रहा। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग, और अगले चौथे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी के बाद चौथे प्रधानमंत्री आते हैं हमारे देश में, मोरारजी देसाई। कौन आते हैं बेटा? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का जन्म जो हुआ, है ना, मोरारजी देसाई का जो जन्म हुआ वो हुआ 29 फरवरी। मतलब अपने दोस्तों को पार्टी ने हर 4 साल में देनी पड़ती थी, हर 4 साल में देते थे, बट पैसा बच जाता था, क्योंकि 29 फरवरी को इनका जन्म था। 29 फरवरी तो 4 सालों की बाद आती है। बढ़िया सिस्टम था, वही 4 सालों तक कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, पार्टी दे दो, पार्टी दे दो, ले लो पार्टी, कहां से लोगे, 29 फरवरी नहीं आती। तो 29 फरवरी 1896 को इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1896 को, है ना, जन्म हुआ। और जन्म हुआ इनका कहां पर? बंबई प्रांत में। कौन से प्रांत में? बंबई प्रांत में, है ना, बंबई प्रांत में इनका जन्म हुआ। बंबई प्रांत कौन सा होता था? आज जहां महाराष्ट्र और गुजरात है, इन दोनों को पहले बंबई प्रांत कहते थे, है ना। इन दोनों को पहले क्या कहते थे बेटा? बंबई प्रांत कहते थे। तो यहीं पर इनका जन्म हुआ, बंबई में।
आ रही है बात, समझ नहीं आ रही है आपको? ऐसे लिखो कि सर समझ आ रही है बात, बढ़िया लग रहा है, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी अब। हाँ, मोरारजी देसाई के बारे में भी समझेंगे और मस्त समझेंगे। हमारे पास पर्याप्त समय, अगर हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़े तो रात को कर लेंगे, रात को क्लास लगा के प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जीएस को कर पाना, क्योंकि इसमें ही नंबर कम रह जाते हैं, इसी में इस बार नंबर कम नहीं रखने, है ना। चलिए बताओ जल्दी से, समझ आ रही है ना चीजें आप लोगों को कि मैं क्या कह रहा हूं? और लिखते जरूर जाना, हालांकि पीडीएफ में आपको दूंगा, पीडीएफ में आप लोगों को दूंगा। है ना, पीडीएफ में आप लोगों को दूंगा। कल से एग्जामपुर के टेलीग्राम पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी, है ना। कल से एग्जामपुर के टेलीग्राम पर भी ये पीडीएफ मिल जाएंगी, आज से ही मिल जाएंगी, बल्कि एग्जामपुर का जो हाँ जी भाई, एक सेकंड। चलो छोड़ो कोई बात, तुम तो भाग गए यार, कैसी बात करते हो। तो 29 फरवरी बंबई प्रांत में इनका जन्म हुआ। और प्रधानमंत्री कब बने देश के? प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री कब बने देश के? प्रधानमंत्री बने मार्च 1977, 24 मार्च था उस दिन। क्या था बेटा? 24 मार्च था उस दिन, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बने। वापस आओ क्लास में, भाग जाते हो तुम लोग। 24 मार्च 1977 को देश के प्रधानमंत्री बने। आप एक बात देखो, यहां पर 96 को भाई साहब पैदा हुए, 77 में भाई साहब देश के प्रधानमंत्री बने। मतलब प्रधानमंत्री जब बने तब आयु थी इनकी 81 वर्ष। 81 वर्ष के बुजुर्ग थे। तो याद रखिए, एनटीपीसी के एग्जाम में सवाल पूछा था, एसएससी में भी पूछा जा सकता है। एनटीपीसी के एग्जाम में सवाल था कि भारत के सर्वाधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे बुजुर्ग, मतलब सबसे ज्यादा एज में देश के पीएम कौन बने थे? तो सबसे ज्यादा एज में बनने वाले देश के पीएम यही व्यक्ति थे। 81 साल की उम्र में देश के पीएम बने थे, अर्थात सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे देश के। कौन थे? सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे देश के। 81 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए। देश के प्रधानमंत्री 81, तो सबसे, है ना, सबसे बुजुर्ग लिख देता हूं साफ साफ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे बुजुर्ग पीएम थे। जैसे नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी जब देश के पीएम बने तो नेहरू जी 58 साल के थे। इंदिरा गांधी जी जब देश की पीएम बनी तो 49 साल की थी। लाल बहादुर शास्त्री जब देश के पीएम बने तो